बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत हैपनिंग एक हफ़्ता था। एक तरफ सैलाब से मुतासरा लोग इंतज़ार में हैं कि उनकी मदद की जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो प्लेजेस की हैं वो एक्चुलाइज़ हुई या नहीं हुई। सैलाब वालों की मुसीबतें उसी तरह मौजूद हैं। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं और अभी भी सिंध के बहुत सारे इलाकों से पानी नहीं उतरा और वो लोग मदद के मुंतज़िर हैं। राशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, छत नहीं है, चारपाइयाँ नहीं हैं और वबाएँ फूटी हुई हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब हमारी मदद के और हमारे सियासतदानों की मदद के मुंतज़िर हैं कि हमारी तवज्जो उनकी तरफ हो। बहुत सारी कम्युनिटीज़ कोशिश भी कर रही हैं, सियासतदान भी अपनी तरफ से जो हुकूमतें हैं वो कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और फिर हमने देखा कि इस हफ्ते में लीक्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। एक ऑडियो लीक हुई, फिर एक और ऑडियो, और आज जो साइफ़र की ऑडियो पार्ट 2 आया है वो अब क्या साबित करता है, किस तरीके से एक तरफ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो क्या एडवाइस कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके सेक्रेटरी साहब क्या एडवाइस कर रहे हैं। इट सेज़ अ लॉट अबाउट कि किस तरीके से काम हो रहा था इमरान खान साहब के ज़माने में। तो इस ऑडियो के ऊपर किसने गलत किया, किसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये लीक्स कौन कर रहा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ये लीक्स कितना बड़ा ख़तरा है, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया। डार साहब वापस आ गए, मरीम साहिबा की नाअहली ख़त्म हो गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ की तरफ जा रही है। खान साहब ने एक तहरीक की कॉल देनी है। कभी वो कहते हैं मैं 6 दिन में कॉल दूंगा, कभी वो कहते हैं मैं 8 दिन में कॉल दूंगा, लेकिन इन लीक्स के ऊपर अभी भी खान साहब बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। वो कह रहे हैं जी साइफर है ना, तो साइफर का होना मतलब है कि साजिश है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सीक्रेट एक्ट हमारे आइन में एक कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, और ये लीक्स के ऊपर जो तहकीकात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, कितनी तहकीकात अब तक हो चुकी हैं, क्या ख़बरें हैं, किसके पास ये इतनी अहम इंफॉर्मेशन है। हम एक एटमी ताकत हैं, हमारे बहुत सारे कौमी राज बाहर निकल सकते हैं। तो ये काफ़ी परेशानी की बात है। ये सिर्फ सियासत के हवाले से नहीं है, एक दूसरे को गंदा करने के हवाले से नहीं है। जो मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे सेनेटर गौस न्याज़ी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब। इनकी तरफ जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब। तो पहले से एक तरफ आते हैं जी, गुफ्तगू का आगाज़ में शाह साहब आपसे करना चाहूँगी। मरीम नवाज़ की बरियत हो गई और ये साबित हो गया कि हमारे यहाँ जो एहतसाब का सारा अमल है ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, और उसके बाद अब जाहिर है पाकिस्तान में इसाक डार वापस आ चुके हैं, नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? इसमें तो पहली बात तो यह है कि आपकी राय को मैं रद्द नहीं करता। आपकी राय में बड़ा वजन है कि यहाँ पर एहतसाब का अमल जो है, लेकिन चूंकि एहतसाब के अमल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बड़ी होती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होती है, पॉलिटिकल साइड भी बड़ी ली जाती है, मुखालफत भी बड़ी की जाती है। लेकिन इसके अलावा जो है वो ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है हमारे मुल्क का, उसमें बड़ी खामियां हैं तंजीला भी भाई। यानी मसलन प्रोसिक्यूशन जो है वो तफ्तीश करके तो फिर चालान पेश करते हैं। ये वो पहली बात तो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी डंडी मारते हैं और इतनी करप्शन करते हैं, और जो एक्यूज्ड होते हैं उनको वो इतनी सपोर्ट करते हैं, और चूंकि एक्यूज्ड की साइड पे उनको बहुत सारे प्रिविलेज और मुनाफा होता है प्रोसिक्यूशन को, इसलिए वो पहली बात तो है कि तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ी डिफेक्टिव करते हैं। लेकिन शाह साहब यहाँ तो लोग ये गिला करते हैं कि आपने सालों इन लोगों को जेल में रखा और आपने देखी होगी सारी जो कार्रवाई है, वहाँ पता चलता है जी कि कोई सबूत तो है ही नहीं। ये तो भी पहली बात तो ये है कि हमने नहीं रखा। इन पे ये केस पहले बने हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब पे, और ये सारे केस है। और फिर ये जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव से मुराद मेरी जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो नहीं रखती इनको अंदर। वो वही बात है ना जी कि वो चालान जब पेश हो जाते हैं तो वो ट्रायल होते हुए टाइम लगता है, और जब ट्रायल हो जाता है तो फिर ट्रायल अलग एक डिफेक्टिव होता है जी, ठीक है। उसमें अलग जो है वो सिस्टम ऐसा लंबा है गवाहों का, शहादतों का, और फिर गवाह जो होते हैं वो भी इतने को हाजिर अवधीर तो होते नहीं। तो इसलिए ये जो वो डिफेक्ट है हमारे सिस्टम में,
उसका जिम्मेवार आप हमें या किसी भी अच्छा, जरा यहाँ पे रुकिएगा। आप कह रहे हैं कि बड़ा हमारे उसमें निज़ाम में फॉल्ट है। मैं जरा सेनेटर गौस साहब से भी पूछ लूँ। सेनेटर गौस साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक पीटीआई ये दावा करती है कि जो आपकी लेटेस्ट आपने अमेंडमेंट्स किए हैं उसकी वजह से ही सारे केस आपके खारिज हो रहे हैं। अगरचे इस केस में उन अमेंडमेंट्स का जिक्र तो नहीं है, लेकिन परसेप्शन जो पब्लिक का है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आपकी जमात हुकूमत में आई तो इसहाक डार का केस भी ख़त्म हो गया, मरियम साहिबा का केस भी ख़त्म हो गया, बरी हो गई। तो इस परसेप्शन पे क्या कमेंट करेंगे आप? हाँ तंजीला, देखें ये जो एहतसाब का कानून है इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। परवेज मुशर्रफ के दौर से देखें, जो परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑर्डिनेंस लाया था और उसमें जिस तरह एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी और एमएनएस को एक साइड पे तोड़ के अलग किया गया, वो सारी हिस्ट्री आपके सामने है। और फिर इस एहतसाब के कानून में जिस तरह हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं, 7 रफीक केस में किस तरह की वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि उनको खामखा 1.5 साल जेल में रखा और फिर 1.5 साल बाद जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया तो जो रिमार्क जी हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज जी। तो और फिर ये एक तसद किया जाता है कि शायद को हमने नैब लॉ में तरमीम किए हैं जिसकी वजह से मरीम नवाज साहबा की जो है वो बरियत हुई। ऐसी बात नहीं है। उस लॉ से कोई फायदा नहीं उठाया गया। और ये और फिर नैब को जो सबका हुकूमत इमरान खान ने उसकी डीजी नैब की वीडियो बनाई जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुआ और फिर उसने जाली केसेस और इस किस्म के केस पेश किए। आज जब यहाँ से चला गया और फिर हकीकत सामने आई तो कुछ भी नहीं था। यानी कि अभी तक ये एवन फील्ड केस में कि मियां साहब की वो मलकियत है वो भी साबित नहीं कर सके। तो कुछ आके जी मरियम साहबा। अच्छा, अब ये जो ठीक है, ये तो मैं आप लोगों से, क्योंकि जाहिर है ये इट्स बिग डेवलपमेंट कि मरियम नवाज जो है उनकी नाअहली भी ऑटोमेटिकली सज़ा ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जो अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है शाह साहब, ये लीक्स का मसला है। इन लीक्स में इमरान खान साहब जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे हैं वो भी सामने आ रहा है और जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो भी सामने आ रहा है। आपकी नज़र से दोनों गुफ्तगू गुजरी होंगी। कैसे इमरान खान साहब अब इसको डिफेंड करेंगे, कैसे पीटीआई और आप लोग डिफेंड करेंगे कि वहाँ पे ये तय हो रहा है कि मिनट्स में इसको साजिश बनाया जाएगा? देखिए जी, इसमें कोई इमरान खान साहब ने कोई डिनाई नहीं किया। उन्होंने तो वेलकम किया है, उन्होंने तो शुक्र का सजदा अदा किया है कि इमरान खान साहब ने को की इस ऑडियो को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, पीएम साहब ने लीक किया है। वो कहते हैं अब तो अच्छी बात है कि अगर ये कर दिया आपने तो वो उस मरासले को उसको भी जरा कर दे, उसके भी कंटेंट्स जो है पब्लिक कर दे। मतलब है ये तो बात है, इनके सवाल जो बात थी। लेकिन असल में बीबी बात ये है कि इसका मतलब ये है कि हम अभी आप सवाल कर रहे थे अदालती, हम अदालती निज़ाम को रो रहे हैं और इंसाफ के निज़ाम को। अब ये इंतजामी जो है सिस्टम अब इस तरफ आ जाए, ये हालत है। अगर प्राइम मिनिस्टर के हाउस की, प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, आप हो या इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, हालत ये है कि वहां की टेलीफोने टेप होती है और वो लीक होती है फिर 10 दिन के बाद, साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद। ये हालत है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब तो पहले धमकियां दे रहे थे ना कि मैं सब कुछ सामने रख दूंगा। तो ये जो आप, क्योंकि जाहिर है आइन और कानून के माहिर हैं, ये जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये अब किस पे लागू होगा, कि इसके तहत किसको सजा मिलनी चाहिए? नून लीग वाले कहते हैं ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने शुरू किया है। ना 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 ना, इमरान खान साहब ने तो बड़ा सब्र का काम लिया है। 50-55 जलसे किए हैं, लेकिन कभी किसी जगह पर कोई ये लीकेज नहीं की जिसका वो आप मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने लीक कर दी है, मेरी टेलीफोन वाली बात है आप, तो इसके कंटेंट्स जो है वो सामने लाएं। जब कंटेंट सामने आएंगे तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पे लगेगा। ठीक है। या जो टेलीफोन सिटिंग ऑफिस है जो इस वक्त पीएम साहब का, उनके दौर में अगर लीक्स हो रही हैं और सामने आ रही हैं तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
गौस न्याजी साहब, आप लोग कह रहे हैं इमरान खान की साजिश नाकाम, बल्कि एक्सपोज हो गई है। नाकाम तो आप पहले ही से कह रहे थे हो गई है। और शाह साहब कह रहे हैं वो तो शुक्र अदा कर रही है पीटीआई और इमरान खान। अब वो कह रहे हैं कि आप वो मरासला भी सामने ले आए। वो कह रहे हैं मरासले का होना जो है वो आप लोगों ने खुद साबित कर दिया है। ये बात है। आपकी आवाज मुझे कम आ रही, जो मैं समझाऊं। गालिब इमरान खान ने इसको वेलकम किया है। देखो, हम भी वेलकम करते हैं। हकीकत जो है वो आवाम के सामने आनी चाहिए कि किस तरह के इसको एक साइफर को पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें जहां हमारे सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठाए गए, वहाँ एक मुल्क से हमारे अमेरिका से हमारे अच्छे तल्लुकात है, उसको भी खराब करने की कोशिश की गई। और ये सिर्फ छोटी बात नहीं, हमेशा इन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की, इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने। पिछले दिनों IMF से हमारा जो मुआहदा हो रहा था, और इनके जो वजीर खजाना साहब थे, वो किस तरह साबिक वजीर खजाना जो 2 सूबों के वज़राए खाना कह रहे थे कि जी आपने जो है ना IMF को कहना है कि हम ये पूरा नहीं कर सकेंगे। तो आप सोचें कि इस किस्म की जब इनकी ज़हनियत होगी कि अगर हम वज़ीर आज़म नहीं है तो कोई भी नहीं है, चाहे मुल्क भाड़ में जाए, चाहे मुल्क जहां गिर जाए, किसी मौके पर ये इनका वतीरा है। और फिर ये झूठ बोलते हैं, झूठ इतना बोले, इनका वतीरा यही है कि झूठ इतना बोलो कि लोग साजिश समझने लगे। और यकीन जानिए कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल पैदा कर दी गई है और जिस तरह उन्होंने नुकसान पहुंचाया, सैलाब जैसे वाक़े पे भी इन्होंने हमारे जो हमसाय मुल्क थे या हमारे जो दोस्त मुल्क थे जो इमदाद देना चाह रहे थे, वहां भी उन्होंने ये कन्वे किया कि ये करप्ट लोग हैं, आप इनको इमदाद न दें। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी या पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी क्या होगी? तो ये एक मेरे ख्याल में ये ऑडियो लीक्स हुई हैं, और वो कि ये काबिल तशवीश बात है कि चाहे साइबर अटैक है, चाहे जो भी है, तो सीक्रेट एक्ट तो इमरान खान पे तो लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं, सिर्फ एक नहीं हुई, एक हुई, दूसरी, तीसरी, आज चौथी हुई है। तो ये हमारे लिए लंबा फिक्रिया है। इस पे कल कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास भी हुआ है, और फिर राना साहब उसके कमेटी के सदर बने। यकीनन कोई ना कोई निकल आएगी, और मुझे जो महसूस होता है बिल्कुल निकलेगा यही कि जो इमरान खान के बंदे जिन्होंने भर्ती की, जिन्होंने वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में, वही लोग ये कर रहे हैं। ये वक्त साबित करेगा। जी तो शाह साहब, जरा इस पे ऐसा बताएं। सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है, जो उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस में इकट्ठे किए हुए थे, और तफ्तीश हो, तहकीक हो तो वही निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? क्या कर रहे हैं आप? कैसे, ये बताएं ना, कैसे निकलेंगे? मतलब यानी ये तो बात कोई नहीं है। मैं तो ये जो कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान के हवाले से और उसके साथ जो लीक की बात कर रहे हैं अभी, और इसीलिए इमरान खान साहब खुश है कि ये तो इसका मतलब है, आप तो कहते थे इमरान खान कैसे खुश है शाह साहब? इसमें आप देखें वो कह रहे हैं, देखिए मैं एक मिनट आपको मैं पढ़ देती हूँ ना, मैं आपको 1 मिनट के लिए। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। जी। वो इसलिए कि शुरू से ही ये मौजूदा गवर्नमेंट और ये 13 जमाती इत्तेहाद जो है, ये कह रहा है कि कोई मुरासला वास्ता तो है ही नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रहे। नहीं सर, वो नेशनल, शाह साहब बसद एहतराम, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि उस मरासले के ऊपर डिमार्च करने की बात हुई, मुदाखलत की भी बात हुई, लेकिन साजिश नहीं है। मरासले का तो कहा ही नहीं गया। ये तो पीटीआई अभी ट्विस्ट करना शुरू हो गई है कि मरासला मान ली। सुने ना, मेरी बात सुने। जी। इसमें फिर आगे कहने वाले ने तो कह दिया, अब सुनने वाले मैं भी हूँ, आप भी हैं, न्याय साहब भी हैं, और लोग भी हैं। अगर मुदाखलत को साजिश नहीं कहते, अगर बैरूनी पावर को ये इजाजत है कि वो मुदाखलत करें और जो मर्जी करे दूसरी, तो ये आपने खान साहब का ये भी सुना कि हम इस पे खेलेंगे, अब हमने इस पे खेलना है, ये क्या है? हाँ, ये मैं आज मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर मैंने सुनी है, वो भी कह रहे थे, देखे जी खेलने की बात की है। ये खेलने की बात आज की है इमरान साहब ने। ये तो एक बतौरे वो खिलाड़ी के तकिया कलाम है उनका। वो तो हर जलसे में ये कहते हैं जी मैं 3 विकेट उड़ाऊंगा, तो वो भी तो खेल की बात है ना। ये क्या बात है? ये तो ईडियम्स है, ये ईडियम्स होते हैं छोटे छोटे, इनको लेकर केस नहीं बनता इस तरीके से। वो तो कहते हैं कि जनाब आज मैंने इतने इनकी विकेट उड़ा दी है मैंने,
मैं इनको जी गौस न्याजी साहब, शाह साहब कह रहे हैं कि वो तो खिलाड़ी हैं, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप शौकत तरीन की ऑडियो हो या ये ऑडियो। पीटीआई तो अपने मौक़िफ़ को और कहती है हमें तो, हमारा तो आपने आसान कर दिया काम, वो तो हर बात पे, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जी, खान साहब तो अब तो लाडले जो है ना, मेरे ये तो लाडले हैं, उनको मतलब उन्होंने अदालतों के खिलाफ बात की, उन्होंने हमारी फौज के खिलाफ बात की, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बात की, और जिस तरह उनका उनसे नरम रवैया रखा गया तो मेरे ख्याल में एक मिसाल है। और हमारे जिस तरह लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया और गैर मशरूत माफी मांग, अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देख रहे हैं कि कितनी रियायत बरत रही है। तीसरा मौका दिया उन्होंने खान साहब को, खान साहब को तीसरा मौका दिया कि खान साहब आप जो है ना अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें तब्दीली लाएं। वो हम नहीं चाहते कि आपको उसी जो उसी है हाई आगे कोर्ट इसके ने आगे मरियम की सजा खत्म की है, तो कल तो पीटीआई वाले उस हाई कोर्ट के खिलाफ हुए थे। नहीं, वो अगर वही तो वो तो मेरिट पे हुई है। आपको केस कब से चल रहा था, और जब से ये नैब ठीक बात है। प्रोसिक्यूटर और सारे ये इनके हक में जो बात हो वो मेरिट पे होती है, और बाकी किसी के हक में बात सर हो तो वो मेरिट पे ही है। पीटीआई भी तो यही कर रही है। आपने कल अपने लोगों के स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े कि उन्होंने क्या क्या कहा? आप तौहीन अदालत, शाह साहब, आप तौहीन अदालत का केस हमारे जो 2 बंदे डिस्क्वालीफाई किए हैं अदालत ने, और जो खान साहब के साथ रियायत कर रहे हैं, उसके कंपेयर करें। ये रिलीफ ऐसा की बातें पहली बात तो ये है कि आपके जो 2 बंदे हैं, मैं बड़े कुलीग है, मैं उनको जाती तौर पे भी जानता रहा हूँ, उनके अल्फाज में, उनकी तकरीरों में और इमरान खान की तकरीरों में जमीन आसमान का फर्क है, नंबर 1। और फिर इमरान खान के कद में और उनके कद में वो भी जमीन आसमान का ये तो फिर रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हुई ना। ये तो फिर रूल ऑफ लॉ का उसूल खत्म हो गया ना शाह साहब। जो बड़ा आदमी है उसके लिए ज्यादा रियायत होनी चाहिए। बड़े वाली बात नहीं है जी, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। और अभी वो जो उन्होंने उनका केस चल रहा है, और उन्होंने पहले दिन भी क्या दिया था, रिजेक्ट कर दिया अच्छा, था। आखिर में मुझे आप दोनों जल्दी से एक कमेंट दे दीजिए। शाह साहब, ये लीक्स का सिलसिला कहाँ जाके रुकना चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं ये हमारी कौमी सलामती के लिए बड़े संजीदा सवाल हैं। अगर वजीर आजम हाउस महफूज नहीं है तो, और सियासी जमातें अगर इस तरह से इस्तेमाल होती रही हैं और साजिशें करती रही हैं, वो उनके कंटेंट के ऊपर तो एक अलग बहस है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेट है ये, और ये इसके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को और सिक्योरिटी के इदारों को? करना चाहिए कि जिसके दौर में या जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, और जिसकी टेलीफोन लीक हो रही है और बाहर आ रही है, उनको फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। नहीं तो वो पुराने वजीर आजम के भी तो ऑडियोज है ना। इसका मतलब ये है कि जो वजीर इमरान खान की भी तो ऑडियोज है ना। इमरान खान की 5000 ऑडियो होगी, लेकिन इमरान खान ने कौन सी लीक की है वो तो बताए। अच्छा, आप कह रहे हैं नून लीग ने लीक किया। जी न्याजी साहब, नून लीग वाले लीक कर रहे हैं जी, अपने लिए अच्छी अच्छी ऑडियोज लीक हो रही हैं, और इमरान खान साहब भाई उन्हीं के ऑफर से लीक हुई है ना। जी न्याजी साहब, ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह ट्रूथ है जो सामने है कि सबसे पहले जो लीक हुई है, सामने आई है, वो है शहबाज शरीफ साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू। अब ये इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे आती है। जी न्याजी साहब, अब मुझे जो शाह साहब ज्यादा जज्बात पे हैं, उनकी बात तो मैं सही समझ नहीं सका। एक बात जो उन्होंने पहले की है कि जी खान साहब का कद देखें, उनका कद देखें। देखो, ये अदालत ये कद दे के फैसले करे, शाह साहब की मर्जी है भाई। अगर एक बात खुद कहते हैं पीटीआई वाले कि जी ताकतवर के लिए और कानून होता है, गरीब के लिए और कानून होता है। अब यहाँ इनका अपना केस है तो ये कह रहे हैं कि काद के मुताबिक फैसला होना चाहिए। और अदालत देखो, एक है हमारे तो लोगों ने गैर मशरूत माफी मांगी थी, तब भी अदालत ने माफ नहीं किया, हमारा ये शिकवा है। लेकिन इनको तो खान साहब कानून की बात है ना, वो तो कानून की बात तो कोई कानून इमरान खान पे अप्लाई नहीं होता। खान साहब अगर 3 दफा अदालत बोला दे रही कि आप माफीनामा लिखे, वो पहले दिन कोर्ट के कहने के वो लिख के दे आए थे, पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था। लेकिन अब कोर्ट की मर्जी है, वो कहते हैं नहीं आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरह से बात करें, तो वो भी कर दी उन्होंने तो न्याजी साहब, आप भी मुझे लीक्स पे बता दीजिए। शाह साहब कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी और उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त और उनके ज़माने में, और आपके मतलब उनके ऑफिस की तरफ से लीक हो रही है ये ऑडियोज।
नहीं, शहबाज शरीफ जो इसकी सिक्योरिटी है, जिससे सिक्योरिटी जिसके हवाले जो जिम्मेदार है सिक्योरिटी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी जो इदारे चार्ज है, उनको इनकी तशवीश का बायस होना चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब खुद तो नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब मतलब है अभी 4-5 महीने उनको इक़्तिदार संभाले हुआ है, और फिर मुल्क के मईशत का जो हाल था डिफॉल्ट होने से बचाया है, और बहुत से काम किए हैं। पाकिस्तान की जो तलक़ात अमेरिका दूसरे लोगों से खराब किए थे खान साहब ने, उसको बेहतर कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी है, ये किसका ठीक है। ये शहबाज शरीफ साहब के जो है ना, वो जो असरदार है, पहले तो उनसे पूछ कुछ की जाए ना। अगर वो उसमें उनकी गलती है तो ये किस जगह पे लीक, अभी तो ये तयन करना है कि किस जगह पे लीकेज हुई है, या कि आप इमरान खान के जो बंदों पे इल्जामात लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हुई है। तो अगर हुई है तो वो सारी चीजें सामने आनी जी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, ज़फ़र अली शाह साहब। गुफ्तगू सुनी जी आपने, और ये तो अब वो पॉलिटिकल माहौल है जिसमें हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साबिक DG हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर मेमन साहब। और बशीर मेमन साहब के हवाले से आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब को उन्होंने इनकार किया था, जो उनको दबाव था कि वो केसेस बनाएं, कुछ झूठे केसेस की वो बात भी करते रहे। और कुछ उनसे पूछेंगे कि अब मरीम साहिबा वगैरह के जो केसेस फारिग हो रहे हैं उसके बाद वो क्या समझते हैं कि जो जिस साजिश का वो जिक्र करते थे क्या वो भी एक्सपोज हो गई है, और इमरान खान साहब की जो लीक्स आ रही हैं उसके ऊपर भी उनकी राय जानेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन साहब जो कि साबिक DG FIA हैं। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने जब काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से जो साजिश का जिक्र किया था, फिर जिस तरह से आपने एक पर्सनल प्राइस पे की, जैसे आपके ऊपर मुकदमा हुआ, आपने उस ज़माने में बाकी जो झूठे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और बाकी केसेस का भी आपने जिक्र किया था। तो अब सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मरीम बीबी बरी हो गई हैं, केस झूठे साबित हो रहे हैं जो नैब ने बनाए थे, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि वो सारी साजिशें अब बेनकाब हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, या अभी भी कुछ रहता है? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि अभी बहुत कुछ है जो मैं बताऊं तो वक्त आने पर लेकिन लोगों को पता चल जाएगा, आपने बताया नहीं, तो क्या कहते हैं आप? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो अभी जो चीजें सामने खुल के सामने आ रही है, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जी। मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जो केस परसों शायद डिसाइड हुआ है हाई कोर्ट इस्लामाबाद से, कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं कलेक्ट की थी नैब ने, और उनको वैसे ही उसके अंदर उनको और उनके हस्बैंड को सजा दे दी गई और उनको जेल में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर बच्चियों के लिए यही टॉर्चर होता है ना, किसी भी खातून के आप सेल में रात को घुस जाएं, और उसको यही सबसे बड़ा टॉर्चर है मैं समझता हूँ हमारी मशरकी औरत के लिए जी। और ज़ाहिर है खातून है, और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं ये समझता हूँ। फिर उसके बाद उनकी वीडियो बनाना, उनके बाद ये माइंड सेट जाहिर करता है एक आदमी का, माइंड सेट जाहिर करता है एक आदमी का कि वो किस हद तक जा सकता है। मतलब ना तो उनको ये मशरकी रवायात का पता है, ना उनको ये है कि मशरकी कोई रवायात है, इसलिए कि उनका कोई है ही नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान में कौन है उनका? कोई भी नहीं। बच्चे उनके लंदन में रहते हैं, एक वो अमेरिका में रहती थी, वो भी लंदन शिफ्ट हो गई है। ना उनकी ज़मीन है यहाँ पे, ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। स्टेक पे क्या है? खान साहब का क्या है स्टेक पे इस मुल्क में? कुछ भी नहीं। अच्छा है, कुछ भी नहीं उनका यहाँ पे। और दूसरा साजिश, वो ये कहते थे कि मरीम नवाज साहिबा से उनको ये था कि मरीम नवाज साहिबा को कन्विक्ट होना चाहिए और ये झूठे के पर्चे बनने चाहिए, टेररिज्म के केसेस बनने चाहिए। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टेररिज्म के केसेस।
अच्छा, टेररिज्म की एक डेफिनेशन है। मैं उनको यही कहता था कि जी वो एक फर्स्ट लेडी की एक तस्वीर आई थी, जो पहला जो इंसिडेंट हुआ था, फर्स्ट लेडी की तस्वीर एक आई थी सोशल मीडिया पे, नॉर्मल सी तस्वीर थी, जो कि इमोरल है, वो साइबर क्राइम का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो मैंने कहा जी ये बनता है। उन्होंने कहा नहीं, टेररिज्म इसलिए कि फर्स्ट लेडी की है। अब तो चले बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका, उस वक्त कोई मान रहा था? आपको लग रहा था कि ये बातें कहीं साबित होंगी किसी वक्त जाके? बेटा जो सच और हक है ना, वो हमेशा जाहिर होता है। जाहिर है उसमें एक प्रोसेस होता है, टॉर्चर भी होता है। मैं ये जाहिर है मैं किसी भी उसको कर सकता हूँ। जब मुझ पर झूठा पर्चा बनाने की कोशिश की तो मुझे पता है, मुझे तो पता था कि कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मुझे मुझे मतलब जो भी था, अल्लाह पर एतमाद और मदीने वाले का करम है मुझ पर। लेकिन मुझे पता है मेरी फैमिली की क्या पोजीशन थी, मुझे पता है मेरे क्या क्या सिचुएशन थी। लेकिन बहरहाल अब झूठे पर्चे जो है वो जितने भी हुए, अब मुझे बताएं, जो एक एक साल लोग जेल में रह कर के आ गए, जो 2-2 साल जेल में रहे, जिन्होंने वकीलों की फीसें भरी, जिन्होंने मीडिया ट्रायल सहा, जिनकी इतनी बेइज्जती हुई, अब वो एक फैसले से अगर हम समझते हैं कि ठीक हो गई है तो ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और उस जिसने अप्रूव किया चेयरमैन नैब ने, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको जब बुलाया गया था तो क्या आप उनके, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का बड़ा जिक्र है, तो आप भी शायद उन्हीं से मिले थे? आपकी मुलाकात हुई थी आजम खान साहब से? जी जी, एक मरतबा मेरी 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 कई मरतबा मुलाकात हुई। वो तो हिज मास्टर्स वॉइस की बात करते थे। वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं। ओ भाई, चाहने से कुछ नहीं होता, कानून नहीं है, कानून नहीं है। तो अभी ये सबसे बड़ा लीक सुन के प्रिंसिपल आप, एडवाइजर यही आजम खान साहब होते थे। जी मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि लीक सुन के आपको नहीं लगता कि चाह रहे थे खान साहब जो भी, लेकिन बहुत ज्यादा एडवाइस जो है वो उनको शायद आजम खान साहब ही दे रहे थे? मैंने अभी जो लीक, आज फिर पार्ट 2 जो लीक हुआ है, उसमें तो यही कर रहा है सब कुछ। ये जाहिर है ब्यूरोक्रेट है, उसका तो तजुर्बा है, उसको बताना चाहिए था। अगर प्राइम मिनिस्टर के जहन में कोई इस तरह की चीज थी, उसको बताना चाहिए था। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। मिनट्स अपनी मर्जी से नहीं बनते, मिनट्स वही बनते हैं जो जो कोई कहता है। जो कुछ भी जो कह रहा है वही आपने मिनट्स में लिखना होता है। मिनट्स में वही होता है जो किसी बंदे का स्टैंड होता है। और इसलिए कि सबने जिसने वहां पे शिरकत की, ये कह रहे कि फोटोकॉपी करा के रख लेंगे। ये तो सीधा सीधा मुल्क से गद्दारी का एतराफ है। ये मुल्क से गद्दारी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये आजम खान साहब का ये बोलना कि मिनट्स अपनी मर्जी से बना दूंगा, ये हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके ख्याल में वो जो भी सीक्रेट है, उसको तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। उसका जो सेंटिटी है वही तो सेंटिटी होती है। और अच्छा, फिर दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि हम एक बनाना रिपब्लिक है, हम जो चाहें, अच्छा वो जो चाहे हो जाएगा। जी यहाँ पर जरा एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब के साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी क्विकली अगर हम मेमन साहब आपसे जी ये भी समझाइए, क्योंकि जाहिर है आपने FIA को हेड किया है और FIA की डोमेन है ये सारी साइबर स्पेस, और जिस तरीके से अभी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेट है? आपने सुना होगा भी कि कोई हैकर्स हैं, कोई कह रहा है मेरे पास टेप्स हैं, कोई कह रहा है मेरे पास ऑडियोज़ हैं, कोई कह रहा है मेरे पास वीडियोज़ हैं। तो ये कितना बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए आपके मुताबिक, और अब ये जो तमाशा लगा हुआ है ये किधर को जाएगा? बेटा मैं समझता हूँ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है,
वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो भी उसमें बैठे थे, DGISI, DGIB, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये सारे बैठे थे। उनको हमसे ज़्यादा पता है, उन्होंने मेरे ख्याल में पकड़ भी लिया होगा अभी तक, मैं ये समझता हूँ। मुझे एतमाद है अपने 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 सिक्योरिटी के इदारों पे, मुझे एतमाद है उन्होंने पकड़ लिया होगा अभी तक। लेकिन मुझे एक और डर है कि ये चीज़ें तो उसने लीक कर दी हैं, कितनी चीज़ें हैं जो उसने बाहर भेज दी होंगी, किसी को बेची होंगी। ये शायद एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं सोच रहे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर कंप्रोमाइज्ड था तो वहां पर कितनी सीरियस मीटिंग्स होती हैं, कितनी सीरियस बातें होती हैं, और उसने कितनी बातें हैं जो वो अभी लीक कर रहा है, और कितनी बातें जो वो लीक ही नहीं कर रहा, उसने पता नहीं किसी को बेच दी हो। इनको यही नहीं पता। और पता ही अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को सारा पता है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर जो लाहौर में उन्होंने खिताब किया, GCU, उन्होंने कहा था वहां पे कि एक और ऑडियो लीक होने लगी है। इसका मकसद है कि उनको सारा पता है। पाकिस्तान में बहुत लीक्स हुए पहले, जजेस की ऑडियोज़ आई, वीडियोज़ आई, लेकिन हम अब अल्टीमेटली ज़ाहिर हम इसी साइकिल में दोबारा पड़ जाते हैं। तो इसका आपके ख्याल में अब हुकूमत को और नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे एतमाद है अपने इदारों पे, मुझे एतमाद है अपने इदारों पे, और वो ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी वज़ा कर ली होगी अभी तक, और वो इम्प्लीमेंट भी माशाल्लाह से हो गई है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के? बिल्कुल, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और मैं समझता हूँ करना चाहिए, इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए कि ये अच्छा। फिर दूसरे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करना, पब्लिक पूरी दुनिया में हमारे मेरे इमेज ख़राब करने के लिए, मैं समझता हूँ लॉ डिपार्टमेंट को, लीगल डिपार्टमेंट को बैठना चाहिए, उनको बैठ के देखना चाहिए कि इनके खिलाफ क्या कोई आर्टिकल 6 भी लगता है, आर्टिकल 6 भी लगता है, हमारे मुल्क का इमेज ख़राब करने पे आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता। मेरा मुल्क है ये, मेरा मुल्क है, इसी ने मुझे सब कुछ दिया है, इधर ही मैंने रहना, इधर ही मैंने, खान साहब ने तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, खान साहब का तो यहाँ पे है कुछ भी नहीं, मेरे बच्चों ने यहाँ पे रहना है। तो मुझे इस मुल्क का इमेज, मुझे इस मुल्क की इकॉनमी, मुझे इस मुल्क के हर सिस्टम से प्यार इसलिए है कि ये मेरा है। जी, थैंक यू बशीर मेमन साहब हमसे बात करने के लिए। जी, आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।